मुझे याद है कि जब अक्टूबर के महीने में तीसरा हफ्ता अक्टूबर का होगा, जब अरविंद केजरीवाल मुझे मिलने आए मेरे ऑफिस में और कहा कि किरण, हमने जन लोकपाल बिल बनाया, सरकार ने एक लोकपाल बिल बनाया है, तो वो पूरा डड बिल है, तो आओ आवाज़ उठाएं इकट्ठी। तो मैंने कहा क्या बिल है? तो जब उसने मुझे दिखाया तो देख के आश्चर्य हो गया कि हमारी सरकार हम लोगों को समझती क्या है। क्या हम वो समझती कि हम लोग सब इलिटरेट हैं? इट्स सीन टू बी बिलीविंग। जो सरकार ने ये एक्चुअली प्रॉब्लम, ये मूवमेंट शुरू कहाँ से हुई? ये शुरू इससे हुई कि सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी G20 की समिट में जाते हैं, इस बारी की जो G20 की समिट में गए हमारे प्रधानमंत्री जी, वहाँ वो कमिट करके आए कि इंडिया अपने एंटी करप्शन कानूनों को इम्प्रूव करेगा। दिस वाज लास्ट ईयर, मच लास्ट ईयर, जब ये कोरिया में इनका G20 की समिट हुई। ये मैंने वो कागज उसका वेबसाइट से G20 की समिट से पढ़ा कि प्रधानमंत्री जी, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिट करके आई थी कि एंटी करप्शन सिस्टम्स इंडिया में इंप्रूव किए जाएंगे और इंडिया विल साइन द यूनाइटेड नेशंस एंटी करप्शन ट्रीटी, करप्शन अगेंस्ट UNCAC, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, UNCAC, तो उसको कमिट करेगी क्योंकि सारी कंट्रीज तकरीबन यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन साइन कर चुकी है। भारत सरकार ने ही नहीं साइन की, सिर्फ वन ऑफ द 6 कंट्रीज लेफ्ट जिन्होंने कि इस कन्वेंशन को रेटिफाई नहीं किया था, क्योंकि इसको रेटिफिकेशन करने के लिए अपने इंडियन लॉज को भी सुधारना बड़ा जरूरी था और इसके लिए इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा सरकार के ऊपर कि आप यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन को साइन करो। सो ये इंटरनेशनल कमिटमेंट से, क्योंकि अब फिर से इन्होंने G20 में जाना है, तो क्या शक्ल लेके जाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी कि क्या कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं की। सो दिस वाज वेयर द जेनेसिस वाज, बैकग्राउंड इस मूवमेंट की वहां है। तो इन्होंने क्या किया, रूटीन में एक कानून बना दिया जिसको दिया लोकपाल बिल का नाम, और पब्लिक कोई डिबेट नहीं हुई, कोई चीज शोर नहीं मचा, कोई वेबसाइट में नहीं हुई, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। और तब अरविंद केजरीवाल और इसकी टीम ने को विफ मिली कि इंडिया ने, भारत सरकार ने एक अपना कानून बना दिया और ये जल्दी ही पास करने वाली है। तो हम लोगों ने जो बिल निकाला और मुझे अरविंद केजरीवाल ने 27 अक्टूबर से पहले जब हम मिले तो मुझे दिखाया, तो मैंने कहा ये तो जबरदस्त एक धोखा है। इट वॉज वन मोर एडवाइजरी कमेटी। जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक एडवाइजरी है, वो एडवाइज करती है, CVC हमारी एडवाइजरी करती है। अगर कोई एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देती तो वो जरूरी नहीं मैंडेटरी है कि उसकी इंप्लीमेंटेशन करे, इसलिए इट्स अ वेरी बिग बॉडी, इट्स एन इंडिपेंडेंट बॉडी, लेकिन एडवाइजरी है। और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन करती है लेकिन इंडिपेंडेंट नहीं है। तो हमारे पास ये 2 एजेंसीज हैं मेन, एक एडवाइजरी इंडिपेंडेंट लेकिन उसकी कोई कंपल्शन नहीं, और एक तरफ CBI है जो कि इंडिपेंडेंट नहीं है लेकिन तफ्तीश कर सकती है। और आपको पता है कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट फटकार मार रही है हर टाइम, और तब जाके CBI आगे चलती। तो ये जो कानून सरकार ने बनाया, फ्रेंड्स, यू विल बी शॉक्ड टू नो, जो नाम आपको बता दिए गए हैं, वी वेंट टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज एंड सेड कुड यू प्लीज टेक दिस बिल एंड मेक दिस अ मूवमेंट इन इंडिया, क्योंकि हमारे पीछे तो कोई मूवमेंट नहीं थी। अन्ना हजारे तो आपको पता है महाराष्ट्र में जाने जाते थे, महाराष्ट्र में उन्होंने बहुत आंदोलन किए, उन्होंने अनशन करके राइट टू इंफॉर्मेशन महाराष्ट्र में ही ब्रॉट राइट टू इंफॉर्मेशन इन महाराष्ट्र बिफोर द सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्ड। So Anna Hazare was not known in the rest of India as much as Maharashtra knew. But so we had no following, and we all decided that this voice has to be raised. That's the first time on 27th of October we made the Jan Lokpal bill public in the press conference. And friends, you will be surprised to know what little media attention we got. Media did not try and cover that at all. उसकी कोई खबर थोड़े से पैराग्राफ में आई, थोड़े से किसी ने खबर छापी नहीं। Media did not pay attention to it as much as it deserved. But we did not give up. So Arvind Kejriwal, myself and Madhu Trehan, तीन जिन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया, लेकिन वो बिल साइंड था बाय अन्ना हजारे,
by Baba Ramdev, by Sri Sri Ravi Shankar and by others. But that was signed by all. Now it was signed to be given to Government of India. हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गए कि ये आप लीजिए, वो मत छोड़िए और इसके कमेंट्स हमें दीजिए. एवरी टाइम यू वुड नो, यू वुड बी सरप्राइज्ड. एवरी टाइम जब हम गए सरकार से पूछने के लिए कि आपके कमेंट्स क्या हैं, तो उनके कमेंट्स ये थे, कौन सा बिल, कौन सा कागज, दोबारा भेज दो, और वो गुम हो गया. एवरी टाइम वी वुड गो, दे डिड नॉट एक्नॉलेज दिस जन लोकपाल बिल. आफ्टर दैट रेस्ट इज हिस्ट्री. हम लोगों ने फिर 30 जनवरी को एक रामलीला मैदान में, 14 नवंबर को हमने पूरे ऐसे दिन, 14 नवंबर, 30 जनवरी, दीज आर ऑल हिस्टोरिकल डेज फॉर दिस कंट्री. We used to celebrate it as public movements, and when we used to send a message कि वहाँ एक जन लोकपाल बिल हम खोलने वाले हैं, पब्लिक को बताने वाले हैं, क्योंकि सरकार हमें जवाब नहीं दे रही, तब जाके इतनी मीडिया इतनी आई, ये जितनी आप आगे की लाइन है, सारे मीडिया के कैमरेज थे और ओबी वैन्स थे. आप फिर से हैरान होंगे कि मीडिया ने उसकी खबर को फिर से दबा दिया. There was no coverage of that as at all. It was just few seconds of meetings, few seconds of coverage in the television. Again, the news was suppressed. This was not supposed to be such a movement as it became. मैं ठीक कह रहा अरविंद केजरीवाल कि there has been a hand of God behind this movement. We were thinking that we have to go to the government and government will do it. There has been a hand of God because government kept declining it and our media friends kept minimizing the news. Media वाले खबर कम करते गए और गवर्नमेंट उसको ओवरलुक करती गई. फाइनली जब लोगों ने भी देखा कि 30th of January रामलीला ग्राउंड, जो भरा हुआ पूरा रामलीला ग्राउंड, और लोग अपनी मर्जी से आए, कोई गांव से आए, some people came from the rural areas, some women, children, school children, NGOs, people from middle classes, rich community, educated. It was an amazing congregation. जब इतने लाखों लोगों ने भी देखा कि हमारी भी न्यूज मीडिया ने नहीं दी, तब वो मीडिया के पीछे पड़ गए कि तुम्हारे लिए न्यूज का मतलब क्या है? Isn't this news for you? Should you not have covered this news? मीडिया फिर शर्मिंदा हुआ. मीडिया पे भी क्वेश्चन आने लगे कि मीडिया न्यूज कवर क्या करती है. So friends, it's been an amazing development. This was how the history of the जन लोकपाल बिल अगर लिखी जाए तो इसकी बैकग्राउंड ये है कि हम कानून लेके गए थे. मैं खुद अडवाणी साहब को मिली एक हवाई जहाज में, तो मैंने अडवाणी साहब को कहा कि सर इतनी जबरदस्त करप्शन इस देश में है, CWG की करप्शन है, आदर्श सोसाइटी की करप्शन है, 2G की है, क्यों नहीं आप एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ये हमने एक कानून बनाया है, आप इसको लेके देश के में आंदोलन क्यों नहीं करते? आप इसके में हम चाहते हैं कि कोई तो इसके बोले, क्योंकि कांग्रेस तो बोल नहीं रही थी, कांग्रेस को तो हम दे रहे थे, सरकार उसका जवाब नहीं दे रही थी. तो वी थॉट वी विल गो टू द ऑपोजिशन एंड से प्लीज टेक इट अप and make it into a national movement. Nothing happened. Then हमने एक all opposition, all political parties की मीटिंग की, जिसमें सारी political parties आई, सारी सवाई कांग्रेस के सारी आई, सारे के सारे ये कह गए हम इस बिल के ढांचे के साथ एग्री करते हैं. वो ढांचा जो आपको अरविंद बता गया है कि एक इंडिपेंडेंट मल्टी बॉडी होगी जिसमें सारे लोग उसके अधीन आएंगे, ग्रीवेंसेस सेल भी होगा, विसल ब्लोअर भी होगा. मैं उस पर ढांचे पर अभी नहीं जा रही, लेकिन आई एम गिविंग यू द बैकग्राउंड that it was an amazing surprise कि सारे leaders of the opposition party आए, they signed it that we agree, but nobody took it up. They just said हम आपके साथ हैं, जब पार्लियामेंट में आएगा हम आपके साथ हैं. अब ये कह चुके, अब देखते हैं कि पार्लियामेंट में क्या करते हैं. लेकिन friends, everybody was, nobody took it up in the national way. Then we said enough is enough. ये मूवमेंट नहीं आने वाली, और ये हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिल हमें रफ शॉट ये कर दे एंड ये कहीं पार्लियामेंट में पास ना हो जाए, हमको जागना होगा. That is when the 11 of us got together, all of us. Then we held one more press conference, and that is the time when Anna Hazare said, if the government of India, अगर सरकार नहीं मानती है तो मैं अनशन पे बैठूंगा. क्योंकि अनशन पहली कदम नहीं था, अनशन was because nobody was willing to take this up as a natural cause. और जैसे अनशन अन्ना ने अनशन के बारे में बोला, 2 दिन में प्रधानमंत्री जी से हमें रिक्वेस्ट आ गई कि आप मुझे आकर मिलो. हम लोग फिर उनको मिलने गए, और उसके बाद आपको बताया है, स्वामी जी ने बताया, अरविंद ने बताया कि दी प्रधानमंत्री जी सेड कि मैं इसको, ये इसके कोई प्रोविजंस नहीं है, और अन्ना को कहा कि इलेक्शंस खत्म होने दो, बाद में बात करेंगे, क्योंकि दे वांटेड समहाउ टू बाय टाइम.
अन्ना ने कहा कि मैं 5 अप्रैल तय कर चुका हूं, मैं 5 अप्रैल अनशन पे बैठूंगा, आपने फैसला करना कर लो, मैं ज्वाइंट कमेटी मांग रहा हूं, यहां आप मेरे बिल को कबूल करो। उन्होंने कहा कबूल भी नहीं हो सकता, ज्वाइंट कमेटी भी नहीं बैठ सकती, क्योंकि दिस इज अगेंस्ट ऑल प्रोसीजर्स एंड अगेंस्ट आवर एग्जीक्यूटिव, दिस इज अ लेजिस्लेटिव मैटर, जो कि सिविल सोसाइटी का कोई काम नहीं है। आपने हमको इलेक्ट करके भेज दिया, ये हमारा काम है। तो हमने कहा कि इलेक्ट करके तो भेज दिया है, लेकिन करप्शन भी तो आप ही कर रहे हो, अब आप अपने खिलाफ कानून कैसे बनाओगे, इसलिए हमको मिलकर कानून बनाना होगा। तो उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया और सिर्फ यही बात की अन्ना को कि आप किसी तरीके से 5 अप्रैल से मत बैठिए। अन्ना वापस आए, हमने फिर से मीडिया को बताया, अब मीडिया थोड़ा थोड़ा खुलने लगा। और उसके बाद मीडिया के बाद जब हमने दोबारा चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी मैं बदलने वाला नहीं हूं, आप इलेक्शन में बिजी होंगे, आपके लिए टाइम होगा बचाने के लिए या टालने के लिए, मेरे पास टाइम नहीं है। इस देश को एक इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन अथॉरिटी चाहिए और मुझे ये कानून चाहिए, आप माने या ना माने। उसके बाद हमको कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद आपने देखा कि मार्च में इन्होंने बुलाया एक कार्रवाई के तौर पे, और लेकिन वो कार्रवाई इन वे इट वाज मोर ऑफ अ फॉर्मेलिटी। थिंग्स चेंज ड्रामेटिकली आफ्टर 5th of April. So friends, I thought I would share with you this background, that none of us had any such intentions to be going around the public, becoming a visible face, garnering movements like these, blackmailing people. No, हमारा थ्रूआउट ये था कि ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, उनको टेक अप करना चाहिए, लेकिन ओनली व्हेन पॉलिटिकल पार्टीज डिड नॉट टेक इट अप दैट वी हैड टू टेक इट अप एंड रेस्ट it became a civil society movement. Let me congratulate you Goans also for having done this unbelievable thing. और मेरी अब आपको रिक्वेस्ट ये है कि now there should be no stopping. You have elections in 2012. This is the ground which should set the policy. I think now while हम लोग दिल्ली से कानून बनवाएं, आप अपना लोक आयुक्त बनवाएं। आपको 100% आपकी भी एक कमेटी बननी चाहिए, जैसे हमारी कमेटी बनी है। आपकी भी एक ग्रुप बनना चाहिए ऑफ द बेस्ट ऑफ द लॉयर्स, बेस्ट ऑफ द सोशल साइंटिस्ट एंड रिस्पेक्टेबल पीपल। यू शुड ऑल्सो, गोवा शुड मेक ऑल्सो 11 member और a 15 member और a 10 member और a 7 member body. Please become a member where you look at the Jan Lokpal and start drafting a Lok Ayukt bill for Goa. And you should challenge Goa कि before the next elections of 2012 गोवा के पास लोक आयुक्त होना चाहिए। को अपनी पर्सनल इंसल्ट नहीं समझेंगे, आप इस मूवमेंट के साथ नहीं जुड़ेंगे unless you really feel कि आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट इससे जाती। मैंने इसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जोड़ा है। क्यों? क्योंकि जब मैं इतना कमाती हूँ, मेहनत करती हूँ, हर चीज जो मैं खरीदती हूँ उसमें मैं टैक्स देती हूँ, मैं एक माचिस भी खरीदती हूँ तो मैं उसमें गवर्नमेंट में कोई ना कोई एक्साइज या सेल्स टैक्स देती हूँ। एनीथिंग आई बाय, कुछ भी मैं खाती हूँ, कोई भी बिल पे करती हूँ, कभी मैं ट्रैवल करती हूँ, और हम सब खाते पीते ट्रैवल करते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं तो हम टैक्स देते हैं। हम सब जिन्हें सरकार का बजट देते हैं, चाहे कितना अमीर है कोई कितना गरीब है, और मेरे ही पैसे की कोई चोरी कर ले, ये मेरे साथ धोखा है। जब तक हम अपने आप को इसको सेल्फ रिस्पेक्ट से नहीं जोड़ेंगे, अपने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से नहीं जोड़ेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम के साथ नहीं जोड़ेंगे, हम इस मूवमेंट के साथ नहीं जुड़ेंगे। मैं आपको ये चुनौती देना चाहती हूँ, ये जब तक आप इस मूवमेंट को जाने से पहले आप इसको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ इसके साथ नहीं जोड़ के जाएंगे, आपके लिए एक बड़ी सेरेब्रल कन्वेंशन वर्कशॉप जरूर हो जाएगी, लेकिन आप इसके साथ, जैसे अभी अरविंद ने कहा, आग नहीं जलेगी आपके मन में। आग तब जलेगी जब आपका गुस्सा इसके साथ जुड़ेगा कि ये मेरी कमाई कौन क्यों खा रहा है, क्योंकि ये कमाई तो किसी और चीज के लिए थी। So you got to think on these lines. Only then will you put your heart and soul in this movement, and only then will you form a committee जो कि आपका लोक आयुक्त। साथियों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज इतनी तादाद में आप सब लोगों को देखकर हमारे अंदर जो एनर्जी आ रही है, कल जब हम लोग गोवा एयरपोर्ट के ऊपर उतरे थे तो कुछ साथियों ने बताया कि कावरे गांव के नीलेश के ऊपर माइनिंग माफिया के खिलाफ लड़ते लड़ते कल आयरन रॉड्स का अटैक हुआ। आज सुबह अखबारों के फ्रंट पेज के ऊपर हमने ये खबर पढ़ी
हमें पता चला कि उस गांव में कागज़ के ऊपर कई माइंस को बंद कर दिया गया है, लेकिन असली में वो माइंस चल रही हैं। अफसरों को, नेताओं को रिश्वत देके वो माइंस अभी भी चल रही हैं। और नीलेश ऐसी माइंस को अपने गांव वालों के साथ बंद कराने के लिए लड़ रहा था जब उसके ऊपर हमला किया गया। आज दिन में हम लोग अस्पताल जाकर नीलेश से और उसकी गरीब माँ से मिलके आए थे। साथियों, मैं आप सब लोगों से जानना चाहूँगा कि क्या आज हम यहाँ पर हज़ारों लोग खड़े हुए हैं, क्या हम गोवा सरकार से अपील कर सकते हैं, उनसे गुजारिश कर सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर अंदर नीलेश पे हमला करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए? क्या हम गोवा सरकार से डिमांड करें कि जिन माइंस को नीलेश बंद करवाना चाहता था, उन माइंस को 24 घंटे के अंदर अंदर बंद किया जाए? क्या हम गोवा सरकार से डिमांड कर सकते हैं कि इस घातक हमले के पीछे निश्चित तौर पे वो माइन ओनर्स हैं जिन्होंने हमला करवाया है, उन माइन ओनर्स को भी 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार किया जाए? एक चिट्ठी हम सब लोग साइन कर की है अभी हम लोगों ने, मैंने, किरण बेदी ने, स्वामी अग्निवेश ने, डीजी पुलिस के नाम। हम आज इस मंच से गोवा सरकार से, डीजी पुलिस से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इनको तुरंत गिरफ्तार करें। एक एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में लिखा गया है कि अननोन लोगों ने हमला किया। मैं ये सोच रहा था कि आज अगर 10 लोग, हम लोग जाकर उस माइन ओनर पे अटैक करें तो 2 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर वो अननोन नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई इन्फ्लुएंशियल आदमी, पैसे वाला आदमी, पावरफुल आदमी गरीबों के ऊपर हमला करता है तो वो अननोन हो जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी सरकार और ये सारी की सारी पुलिस किन लोगों को बचाने के लिए है? चोरों को बचाने के लिए है कि इस देश की जनता को बचाने के लिए है? इन्हीं सारे सवालों के जवाब के लिए ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट चालू हुआ है, अन्ना हजारे का ये आंदोलन चालू हुआ है। और अन्ना हजारे कहते हैं कि इस आंदोलन में हमें बड़े से बड़ा बलिदान देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, अपनी जान की कुर्बानी लगाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि नीलेश अन्ना हजारे का सच्चा सिपाही है। अप्रैल को जब अन्ना हजारे अनशन के ऊपर बैठे, जंतर मंतर के ऊपर, तो हमारे में से किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से हजारों लाखों लोग सड़कों के ऊपर उतर के आ जाएंगे। साथियों, मेरे को पक्का लगता है कि जरूर कोई प्राकृतिक शक्ति है जो इस पूरे आंदोलन का संचालन कर रही है। हम लोग बहुत छोटे हैं, मैं, किरण बेदी, स्वामी अग्निवेश, अन्ना हजारे, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, बहुत छोटे लोग हैं हम लोग। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास आदमी नहीं है, हमारे पास लेकिन एक चीज है, हमारी सच्चाई और हमारी ईमानदारी। इन लोगों ने हमारे ऊपर तरह तरह से अटैक डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए? दूसरी चीज, इन्होंने हमसे पूछा कि 30 जनवरी को रामलीला मैदान में आपने जो रैली की उसके ऊपर कितना खर्चा आया, किन किन लोगों ने आपको डोनेशन दिया। आप अपने डोनर्स की लिस्ट वेबसाइट के ऊपर डालिए। हमने 24 घंटे के अंदर इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के सारे डोनर्स की लिस्ट वेबसाइट के ऊपर डाल दी। अब हम डिमांड करते हैं कि कांग्रेस, बीजेपी, डीएमके, एडीएमके, बीएसपी, एसपी, इस देश की सारी पार्टीज अपने अपने डोनर्स की लिस्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर डालें। डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए? सारी पार्टीज को अपने डोनर्स की लिस्ट वेबसाइट पे डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए? फिर उन्होंने हमसे पूछा कि आपकी रैली के ऊपर, आपके जंतर मंतर के ऊपर कितना खर्चा हुआ, किस किस हेड में खर्चा हुआ, आप हमें बताइए। हमने वो भी वेबसाइट पे डाल दिया। अब हम इनसे पूछते हैं कि आपने पिछले 5 साल में कितनी रैली की और उन रैली में किस किस को कितने पैसे दे के आप रैली में लेके आए, ये सारा खर्चा आप अपनी वेबसाइट पे डालिए। ये खर्चा वेबसाइट पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन वो लोग नहीं करने वाले, भ्रष्टाचारी हैं, उनके मन में चोर है।
तो हम उनका शुक्रगुजार करते हैं कि पब्लिक लाइफ के अंदर फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी का एक डिबेट चालू किया। हमने तो आगे बढ़ के कदम उठाया, अब वो लोग भी ये कदम उठाएं। दूसरी चीज, ये पूरा आंदोलन चालू हुआ, ये जन लोकपाल बिल, जन लोकपाल बिल, जन लोकपाल बिल, ये तो सबको पता चल गया, लेकिन ये चीज क्या है, ये लोकपाल बिल में लिखा क्या है, ये किसी को नहीं पता। ये लोकपाल बिल के आने से करप्शन दूर होगा कि नहीं होगा, ये अभी सब लोगों के मन में डाउट है। ये बिल क्या कहता है, ये अभी किसी को नहीं पता। आज यहाँ पे हजारों लोग मौजूद हैं, मैं आपको मोटे मोटे तौर पे एक एक प्रोविजन इसका बताऊंगा, और मैं ये उम्मीद करता हूं आपसे पूछता हुआ जाऊंगा, आपसे पूछूंगा कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर आप कहेंगे ऐसे होना चाहिए तो इसको बिल में रखेंगे, अगर आप कहेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसको बदल देंगे। ये बिल, दिस बिल शुड बी ड्राफ्टेड बाय द पीपल ऑफ दिस कंट्री। इस देश के लोगों के सपने इस बिल के अंदर होने चाहिए, इस देश के लोगों के द्वारा ड्राफ्ट किया हुआ ये बिल होना चाहिए। सबसे पहले आज सुबह मैं कुछ अपने जर्नलिस्ट दोस्तों के साथ यहाँ पे गोवा में बैठा हुआ था। एक सीनियर जर्नलिस्ट से मैंने पूछा कि मान लीजिए माइनिंग सेक्टर में आपको कोई करप्शन नजर आता है, आप गोवा में कौन सी एजेंसी के पास जाके शिकायत करेंगे? विच एजेंसी विल यू गो एंड मेक अ कंप्लेंट टू? वो बहुत देर सोचता रहा, किस एजेंसी के पास जाएंगे, किस एजेंसी? उसको कोई एजेंसी नजर नहीं है। दिस इज आवर एंटी करप्शन सिस्टम इन आवर कंट्री। एक सीनियर जर्नलिस्ट को यह नहीं पता कि हमारे देश में ऐसी कौन सी एंटी करप्शन एजेंसी है कि अगर आपके पास करप्शन की शिकायत है तो आप उसको पास लेके जा सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो एजेंसी इन आवर कंट्री। दैट इज आवर एंटी करप्शन सिस्टम। जितनी भी एजेंसी हैं वो सारी की सारी सरकार के कंट्रोल में आती हैं। चोरों के अंडर में पुलिस को डाल दिया और पुलिस को कहा चोरों को पकड़ो। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सेंटर के लेवल पे एक लोकपाल बनाया जाए और हर स्टेट के अंदर एक लोकायुक्त बनाया जाए। ये लोकायुक्त और लोकपाल सेंटर से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने चाहिए, गवर्नमेंट से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट का इसके ऊपर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इनके पास शिकायत लेके जाता है, लोकपाल के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के करप्शन की शिकायत जाएगी, लोकायुक्त के पास स्टेट गवर्नमेंट के करप्शन की शिकायत जाएगी। अगर कोई व्यक्ति यहां शिकायत लेके जाता है तो उसकी 6 महीने से 1 साल के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी होनी चाहिए और अगले 1 साल के अंदर ट्रायल पूरा होना चाहिए, कोर्ट में मुकदमा पूरा होना चाहिए, ताकि 1.5 से 2 साल के अंदर उस व्यक्ति को जेल हो, उसकी संपत्ति जब्त की जाए और उसको नौकरी से निकाला जा सके। आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि हमारे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अगर किसी को सजा भी होती है, वैसे तो सजा होने के चांसेस बिल्कुल निल हैं, लेकिन अगर किसी को सजा होती है तो ये कानून में कहीं नहीं लिखा कि जितना उसने रिश्वत लेके पैसा कमाया वो उससे रिकवर किया जाएगा, या जितना उसने गवर्नमेंट को लॉस किया वो उससे रिकवर किया जाएगा। दिस इज नॉट इवन रिटन इन द लॉ। सो ए राजा ने 3000 करोड़ रुपए की रिश्वत ली और उसने 2 लाख करोड़ रुपए का सरकार को चूना लगाया। कानून में यह लिखा है कि अगर कल को ए राजा को सजा होती है तो उसको मैक्सिमम 7 साल की सजा हो सकती है, लेकिन 7 साल के बाद वो 3000 करोड़ रुपया उसका हुआ। दिस इज एज पर लॉ। दिस इज द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो बड़ा अच्छा डील है। यहाँ पे सब लोग कहेंगे कि हमें भी 7 साल जेल में डाल दो, 3-3 हजार करोड़ रुपए हमें भी दे दीजिए। सो करप्शन इज अ जीरो रिस्क हाई प्रॉफिट बिजनेस इन आवर कंट्री। इसको हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इस कानून में लिखा है कि एट द टाइम ऑफ कन्विक्शन द कोर्ट विल मेक एन एस्टिमेट ऑफ द लॉस दैट दैट पर्सन हैज कॉज्ड टू द गवर्नमेंट एंड दैट लॉस विल बी रिकवर्ड फ्रॉम द एक्यूज्ड। तो अगर उसने 2 लाख करोड़ रुपए का लॉस किया है तो वो 2 लाख करोड़, 3000 करोड़ नहीं, वो 2 लाख करोड़ रुपए इस आदमी से रिकवर किए जाने चाहिए। और अगर भ्रष्टाचार करने में किसी कंपनी का हाथ है, किसी बिजनेस एंटिटी का हाथ है, कोई माइनिंग कंपनी है, कोई दूसरी कंपनी है, तो 5 times the loss that he has caused to the exchequer should be recovered from that particular business entity. मंजूर? दूसरा इसके अंदर लिखा है,
एक आम आदमी जब किसी डिपार्टमेंट में अपना राशन कार्ड बनवाने जाता है, इनकम टैक्स रिफंड लेने जाता है, पासपोर्ट बनवाने जाता है, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, उससे रिश्वत मांगी जाती है, उसका काम नहीं किया जाता। इस कानून में हमने लिखा है कि हर डिपार्टमेंट को अपना एक नया सिटीजन्स चार्टर बनाना पड़ेगा। हर डिपार्टमेंट को यह लिखना पड़ेगा कि वो कौन सा पब्लिक का काम कितने दिन में करेंगे और कौन सा ऑफिसर करेगा। राशन कार्ड कौन बनाएगा, कितने दिन में बनाएगा, पासपोर्ट कौन बनाएगा, कितने दिन में बनाएगा। ये लिस्ट हर डिपार्टमेंट को बनानी पड़ेगी। कोई भी सिटीजन अपना काम करवाने के लिए उस ऑफिसर के पास जाएगा, अगर वो ऑफिसर उतने दिन में काम नहीं करता तो वो उस शिकायत को लेके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जाएगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट विल बी डिक्लेयर्ड एज द पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर ऑफ दैट डिपार्टमेंट। अगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट 30 दिन में काम नहीं करता तो हर लोकपाल की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विजिलेंस ऑफिसर होगा और लोकायुक्त का हर ब्लॉक के अंदर एक विजिलेंस ऑफिसर होगा। तो आप उस विजिलेंस ऑफिसर के पास जाके शिकायत कर सकते हैं, लोकपाल के या लोकायुक्त के ऑफिसर के पास जाके शिकायत कर सकते हैं। जैसे ही वो शिकायत लोकपाल के पास की जाएगी, विजिलेंस ऑफिसर के पास की जाएगी, द ग्रीवेंस वुड बी डीम्ड टू हैव अ करप्शन एंगल। ये एज्यूम किया जाएगा कि वो ऑफिसर ने, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने और इस ऑफिसर ने रिश्वतखोरी की उम्मीद में वो काम नहीं किया। सो विजिलेंस ऑफिसर विल बी रिक्वायर्ड टू डू 3 थिंग्स। एक तो उसको आपका काम 30 दिन के अंदर करवाना पड़ेगा। दूसरा, वो पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर और उस ऑफिसर के, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट और उस ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी लगाएगा जो उनकी तनख्वाह में से काट के सिटीजन को कॉम्पेंसेशन के रूप में दी जाएगी। और तीसरा, उनके खिलाफ करप्शन के केसेस रजिस्टर किए जाएंगे। मंजूर? ये आवाज थोड़ी सी जोर से बोलनी पड़ेगी क्योंकि दिल्ली के अंदर हमारे खिलाफ एक कैंपेन चल रहा है आजकल। पहले उन्होंने हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन किया, उसमें वो हार गए। अब उन्होंने इस बिल का कैरेक्टर असैसिनेशन करना चालू कर दिया। इस बिल के प्रोविजंस को उन्होंने अटैक करना चालू किया है। अखबारों के अंदर आर्टिकल्स निकल रहे हैं दिल्ली के अंदर कि अगर पब्लिक ग्रीवेंसेस को इसमें डाल दिया गया कानून में तो ये पूरा का पूरा लोकपाल बैठ जाएगा। इट विल डाई अंडर इट्स ओन वेट। देयर विल बी लैक्स एंड लैक्स ऑफ ग्रीवेंसेस एंड लोकपाल एंड लोकायुक्त विल नॉट बी एबल टू हैंडल दीज ग्रीवेंसेस। आई कंप्लीटली डिसएग्री विद देम। मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पहले काम करता था और मैं ये सोच रहा था कि मेरे चीफ कमिश्नर की अगर 3 केसेस में तनख्वाह कट गई तो वो चीफ कमिश्नर सारे डिपार्टमेंट को बुला के कहेगा कि अगली ग्रीवेंस होनी नहीं चाहिए, नहीं तो मैं सबको ठीक कर दूंगा। आज मेरे चीफ कमिश्नर की तनख्वाह भी पक्की है, उसकी प्रमोशन भी पक्की है और वो केवल भ्रष्टाचार करते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। अगर उनको जनता की सेवा करने के लिए कहा जाए और अगर वो किसी की ग्रीवेंस सॉल्व ना करे और उनकी तनख्वाह काटी जाए और उनके खिलाफ करप्शन का केस दायर कर दिया जाए, ये सारे के सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ठीक हो जाएंगे। सो आई कंप्लीटली डिसएग्री कि लैक्स ऑफ ग्रीवेंसेस आएंगी। यहाँ पे लैक्स ऑफ ग्रीवेंसेस नहीं आएंगी, 4 ग्रीवेंसेस आएंगी और 4 ग्रीवेंसेस में अगर पेनल्टी लग गई तो ये सारे ठीक हो जाएंगे। तो अब आप लोगों को बताना पड़ेगा कि पब्लिक की ग्रीवेंसेस इसके दायरे में लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए। पब्लिक ग्रीवेंसेस से लैक्स ऑफ ग्रीवेंसेस तो नहीं आएंगी। अगर आती भी हैं, लेट अस अज्यूम आती हैं, तो आज आजादी के 62 साल के बाद अगर हम ये कहें कि हम जनता की ग्रीवेंसेस को इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे बिकॉज देयर आर लैक्स ऑफ ग्रीवेंसेस, दिस इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल टू अस। अगर लाखों ग्रीवेंसेस हैं तो इसके लिए अगर हमारे को हजारों ऑफिसर्स को नियुक्त करना पड़े तो वी शुड अपॉइंट थाउजेंड्स ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफिसर्स, बट वी हैव टू टेक अ डिसीजन that the public grievances should be solved and they should be brought under the purview of Lokpal. मंजूर? कुछ लोग कह रहे हैं कि जुडिशरी को इसके अंडर में नहीं लाना चाहिए। ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल रिपोर्ट टू लोकपाल। ऐसा कुछ नहीं है। वी आर नॉट ब्रिंगिंग जुडिशरी अंडर द परव्यू ऑफ, अंडर द कंट्रोल ऑफ लोकपाल। आज एक इनकम टैक्स ऑफिसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इनकम टैक्स रिटर्न को असेसमेंट करता है, तो डज दिस मीन दैट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स टू द इनकम टैक्स ऑफिसर? बकवास कर रहे हैं ये लोग, हमें बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। हमने इस लोकपाल बिल में केवल इतना लिखा है कि आज अगर हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज कोई भ्रष्टाचार करता है, इफ ही इंडल्जेस इन करप्शन,
then to register an FIR against that judge, you have to obtain permission from the Chief Justice of India. And experience shows that even very honest Chief Justices of India have not given permission against corrupt judges. अभी 4 दिन पहले जब जॉइंट कमेटी की 3rd मीटिंग हुई थी, उस कमेटी की मीटिंग के अंदर चिदम्बरम साहब कहते हैं कि साहब ये जुडिशरी को तो इसके अंडर में नहीं लाना चाहिए. Why? Because Justice J.S. Verma is against it. Justice Venkat Chalaiya is against it. ये सारे जजेस जो हैं ये इसको अपोज कर रहे हैं कि जुडिशरी को इसके अंडर में लाना चाहिए. तो प्रशांत भूषण ने चिदम्बरम साहब को कहा कि चिदम्बरम साहब आपने भी जस्टिस सेन गुप्ता कोलकाता हाईकोर्ट के थे जो कि रिश्वतखोरी में इन्वॉल्व थे. तो चिदम्बरम साहब ने जस्टिस सेन गुप्ता के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए जस्टिस वेंकट चलैया से परमिशन मांगी थी व्हेन वेंकट चलैया वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. वेंकट चलैया इज अ वेरी ऑनेस्ट जज, he is a very reputed judge, he is a very respected judge, and despite that Justice Venkat Chalaiya did not give permission against Justice Sen Gupta. आप लोग पूछेंगे हो सकता है कि जस्टिस सेन गुप्ता के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस नहीं हो. जस्टिस सेन गुप्ता जिस दिन रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद आपको चीफ जस्टिस से परमिशन नहीं लेनी पड़ती. जिस दिन जस्टिस सेन गुप्ता रिटायर हुए उसके अगले दिन उनके घर CBI की रेड हुई एंड ही वाज अरेस्टेड. That was the level of evidence against Justice Sen Gupta, and despite that, इतना strong evidence था उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का, उसके बावजूद जस्टिस वेंकट चलैया जैसे ईमानदार जज ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने की परमिशन नहीं दी. कितने केसेस हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परमिशन मांगी गई है भ्रष्ट जजों के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए और उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया. So the present system of seeking permission to register an FIR against corrupt judges of High Court and Supreme Court is encouraging corruption in judiciary. It is a threat to the independence of judiciary in the country. तो जो लोग ये कह रहे हैं कि लोकपाल के अंडर जुडिशरी रहने से जुडिशरी की इंडिपेंडेंस खत्म होगी, मेरा ये कहना है कि जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी is already under threat under the present system, and we need to protect the judiciary from such corruption and such corrupt judges. तो अब हम केवल इतना कहने की कोशिश कर रहे हैं कि rather than the Chief Justice of India giving permission, it is a 7-member bench of Lokpal in an open hearing. They should give permission whether to register an FIR or not. लोकपाल के 7-member बेंच को परमिशन देनी चाहिए कि किसी जज के खिलाफ FIR दर्ज करनी है कि नहीं करनी, और ओपन हियरिंग में वो सुनवाई होनी चाहिए. अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया छुप के अपने कमरे में डिसाइड करता है कि परमिशन देनी है कि नहीं देनी. आप ये बताइए कि लोकपाल का बेंच अगर परमिशन देगा उससे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस अच्छी होगी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बंद कमरे में परमिशन देने से अच्छी होगी? लोकपाल शुड गिव परमिशन और नॉट? तो जुडिशरी शुड बी ब्रॉट अंडर द पर्व्यू ऑफ लोकपाल. मंजूर? एक ये लोग ये कह रहे हैं विसल ब्लोअर्स, नीलेश के ऊपर अटैक हुआ. क्यों? क्योंकि वो माइनिंग माफिया के भ्रष्टाचार के खिलाफ, षड्यंत्र माफिया के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहा था. पिछले 1 साल में देश में 13 लोगों का मर्डर हो चुका है. जो व्यक्ति इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है उसको तरह तरह से विक्टिमाइज किया जाता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है, उसके खिलाफ झूठे केसेस लगा दिए जाते हैं. हमने इसके अंदर ये लिखा है दैट इट विल बी द ड्यूटी ऑफ लोकपाल to provide protection to those whistleblowers who are raising their voices against corruption. मंजूर? इसके बाद हमारे देश में इतनी सारी एंटी करप्शन एजेंसीज हैं. CBI, CVC, डिपार्टमेंटल विजिलेंस, एंटी करप्शन ब्रांच, स्टेट विजिलेंस ब्यूरो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. इतनी एंटी करप्शन एजेंसीज हैं. ये सारी की सारी एजेंसीज उन्हीं लोगों के अंडर में आती हैं जिन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करनी है. चोरों के अंडर में हमने पुलिस को डाल दिया है. तो हमारा ये कहना है इन सारी एजेंसीज को मर्ज कर एडवाइस. तो ऐसे हमें एजेंसीज क्यों क्रिएट करने चाहिए which rather than curbing corruption they are actually encouraging corruption in the government. तो इन एजेंसीज के अंदर इतनी सारे स्टाफ को लगाने की क्या जरूरत है? इस सारे स्टाफ को, इन एजेंसीज को बंद करके इनको लोकपाल में मर्ज कर दिया जाए और जो जो स्टाफ भ्रष्ट हो उनको लोकपाल तुरंत निकाल दे एंड लेट लोकपाल एम्प्लॉय देयर फ्रेश पीपल आफ्टर दैट. तो ये सारी एजेंसीज को इसके अंदर मर्ज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
इसके बाद हमने इसमें लिखा है कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर every officer and every politician should declare their movable and immovable assets and that should be put up on the website. इसके बाद अगर किसी के पास कोई एसेट मिलता है और वो उसने डिक्लेयर नहीं किया तो that asset should be deemed to have been possessed through corrupt means and that asset should be confiscated and corruption proceedings should be started against that politician or that bureaucrat. मंजूर? हर इलेक्शन के पहले हर नेता को, हर कैंडिडेट को अपना एसेट्स डिक्लेरेशन करना पड़ता है. इसमें हमने लिखा है that within 3 months of the conclusion of any elections, it shall be the duty of the Lokpal or Lokayukta to inquire into that asset declaration, and if anything amiss is found, then corruption proceedings should be started against those candidates. मंजूर? और लास्ट में आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि ये लोकपाल बन जाएगा, लोकायुक्त बन जाएगा, यही अगर करप्ट हो गया तो क्या होगा? इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. सो इसको रोकने के लिए हमने इसमें बहुत सारे प्रोविजंस किए हैं. मैं अभी आपको बता देता हूं, बट अगर आपको कोई और सजेशंस हैं तो वी हैव अ वेबसाइट कॉल्ड lokpalbillconsultation.org. lokpalbillconsultation.org. आप इसके ऊपर जाके अपने सजेशंस दे सकते हैं. जितने सजेशंस हमारे पास आएंगे वी विल प्रेजेंट ऑल दी सजेशंस टू द जॉइंट कमिटी. तो इसमें सबसे पहले हमने लिखा है that all the proceedings of Lokpal and Lokayukta will be completely transparent and through open hearings. इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी आप सारे पेपर्स देख सकते हैं except those papers where the agency feels that it will hamper the progress of investigation. पर इन्वेस्टिगेशन पूरे होने के बाद all the records should be put up on the website so that the people can see whether investigation is honest or dishonest. Secondly, no case can be closed without giving an opportunity of being heard to the complainant. And if any case is being closed, all the documents related thereto should be given to the complainant and should be put up on the website. Third, लोकपाल के members का selection कैसे होगा? This selection has been made very transparent, participatory. It will be, people's feedback will be invited on all the candidates. There will be a 3-tier selection process through a selection committee, search committee, which will call for recommendations. They will put up all the names on the website, call for public feedback, and only through consensus they will make their decisions. ये पूरा का पूरा प्रोसीजर और ये सारा का सारा एक्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर है, indiaagainstcorruption.org. Please go through it. If you still have any suggestions, please send us your suggestions, and I can assure you that all the good suggestions will be incorporated. And if the Lokayukt members or the chairman or Lokpal members or the chairman become corrupt, then you can make a complaint to the Supreme Court or to the High Court. Supreme Court will have to give a hearing to you. And in the hearing, if it is found that there is a prima facie case, then Supreme Court will set up a special investigative team. And special investigative team will complete its investigations in 3 months' time. They will submit a report to the Supreme Court. And if there are evidence found of corruption against that member or chairperson, then the Supreme Court will make a recommendation to the President, and President shall have to remove that member and the chairperson, and a criminal case shall be registered against that member or the chairperson. मंजूर? साथियों, ये जॉइंट कमेटी तो बन गई. जॉइंट कमेटी में ड्राफ्टिंग का काम भी चालू हो गया, लेकिन अभी मैंने आपको मोटे मोटे प्रोविजंस बताए. हमें नहीं लगता कि जिस किस्म का कानून हम लोग चाहते हैं, इस किस्म का कानून ये पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेप्ट करने वाली है इतनी आसानी से. दे विल नॉट डू इट. ये अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है. सो जॉइंट कमेटी के अंदर सरकार सारी बातें मान लेगी, ऐसा सोचना मुझे लगता है बेवकूफी होगी. और जब पार्लियामेंट में ये बिल आएगा तो सारी पार्टीज बड़ी खुशी खुशी ये हमारी बातें मान लेगी, ऐसा सोचना भी बेवकूफी होगी. तो अभी 5 तारीख को तो हम लोग सड़कों के ऊपर उतरे थे, अभी कई बार सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा. ये केवल जनता के प्रेशर से मानेगी. ये हमारे, मेरे या अन्ना हजारे के कहने से नहीं मानने वाली, ये आपके सड़कों के ऊपर उतरने से मानने वाली है. तो एक चीज तो हम लोगों को आज यहाँ पे रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि जो भी पार्टी, चाहे वो जॉइंट कमेटी में हो या वो पार्लियामेंट में हो, जो भी पार्टी हमारे जन लोकपाल बिल को नहीं मानेगी, इसके प्रोविजंस को नहीं मानेगी,
अगली बार हम कोई उस पार्टी को वोट नहीं देंगे। ऐसी कोई भी पार्टी जो जन लोकपाल बिल के पास करने में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन लगाती है, ऐसी पार्टीज का इस देश से अस्तित्व खत्म कर देना चाहिए हम लोगों को। इसके बाद कई सारी र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं इस आंदोलन के बारे में, इस मूवमेंट के बारे में। अन्ना हजारे साहब के बारे में कहा गया, अखबारों में खबर आई कि अन्ना हजारे ने कहा कि पार्लियामेंट जो भी पास करेगी हम मान लेंगे, वो बिल जैसा पास करेगी हम मान लेंगे। जब यह खबर छपी, मैं अन्ना हजारे के साथ 3 दिन तक लगातार 1-1 मिनट था। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला, लेकिन यह खबर छपने के बाद लोगों के अंदर एक शक पैदा हो गया। ऐसा लगा जैसे अन्ना हजारे बिक गए। कई लोगों के एसएमएस आने लगे, अन्ना हजारे ने ऐसे कैसे कह दिया, अन्ना हजारे ने ऐसे कैसे कह दिया। तो हम लोगों ने कहा कि अन्ना हजारे ने ऐसा नहीं बोला। तो साथियों, इस अनशन के दौरान अन्ना हजारे एक-एक आदमी के दिल में जाके बस गए हैं। चौथे दिन अनशन के मेरा एक दोस्त मेरे को बता रहा था कि उसकी बेटी टीवी के सामने बैठी हुई थी और अन्ना हजारे को देख देख के रो रही थी कि इन अंकल को कुछ हो तो नहीं जाएगा। और इस 6 साल की बच्ची ने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया। अन्ना हजारे एक-एक आदमी के दिल के अंदर बस गए हैं। इन पॉलिटिकल पार्टीज को अब उनके दिलों से अन्ना हजारे को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। तो वो इस तरह की र्यूमर्स फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अन्ना हजारे कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो पास करेगी मान जाएंगे, 15 अगस्त तक कानून पास होगा कि नहीं होगा हम मान जाएंगे। अन्ना हजारे ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। तो अगर कभी अखबार में ऐसा छपे तो आप प्लीज हमारी वेबसाइट पे चले जाइएगा, विल इमीडिएटली इशू अ क्लैरिफिकेशन। आप हमें फोन कर लीजिएगा, आप हमें ईमेल कर लीजिएगा, बट डोंट गेट स्वेड बाय सच काइंड ऑफ र्यूमर्स। ऐसी अफवाहों के ऊपर विश्वास मत कीजिएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमारा मूवमेंट सेक्युलर नहीं है, हम आरएसएस के लोग हैं, हम बीजेपी के लोग हैं। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, हमारा आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है, हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हमें लगता है कि जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को और जिस भी नेता को मौका मिला उसी ने इस देश को लूट लिया। तो हम इन सब के भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, हम इन सब के करप्शन के खिलाफ हैं। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। और जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, उन्होंने देखा नहीं कि वहां पे जब अनशन चल रहा था, रोज 6 बजे शाम को वहां पे सर्वधर्म प्रार्थना होती थी। दिल्ली के आर्क बिशप आके वहीं पे बाइबल पढ़ते थे सबके सामने। दिल्ली के मौलाना आके सबके सामने कुरान पढ़ा करते थे। सिख गुरु आके वहां पे गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते थे। वहां पे स्वामी अग्निवेश रोज गीता पढ़ा करते थे। रोज शाम को 6 बजे 2 घंटे के लिए सर्वधर्म प्रार्थना होती थी। और वो कहते हैं कि हम आरएसएस के लोग हैं। हमारा आरएसएस से कोई कुछ लेना देना नहीं है। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, हम सब लोगों को लगता है कि ये लोग हमें अब धर्म और जाति के नाम पे बांटने की कोशिश करेंगे अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए। और हम पूरी तरह से कन्विंस्ड हैं कि जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जब तक एक साथ मिलकर इन भ्रष्टाचारियों का मुकाबला नहीं करेंगे तब तक हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। हमें बिल्कुल नहीं टूटना है। हमें मुट्ठी की तरह सारे धर्म के लोगों को इकट्ठे रहना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों को एक साथ रहना पड़ेगा। बड़ा सपना लेके उतरे। उन्हें लगा कि अब देश बदलेगा, देश से गरीबी दूर होगी, देश से अशिक्षा दूर होगी, सब लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। तो साथियों, अन्ना हजारे ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि अभी रास्ता बहुत लंबा है। जन लोकपाल बिल पहला पड़ाव है। जन लोकपाल बिल के बाद कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर की बात की जाएगी, जिसके तहत आपके गांव में माइन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, ये ग्राम सभा डिसाइड करेगी। Political power should be transferred to the people of this country. In the villages, it is the Gram Sabha who should have the decision-making power. In the urban areas, it should be the Mohalla Sabhas who should have the decision-making power. That is the next battle. Electoral reforms की बात की जाएगी। आज हमने देखा कई राज्यों के अंदर जो भ्रष्ट लोग थे वो तो हट गए, उनको तो लोगों ने हटा दिया, लेकिन जो चुन के आए हैं वो उनसे भी ज्यादा भ्रष्ट है। तो अगर राइट टू रिजेक्ट होता तो शायद हम इन सारे लोगों को रिजेक्ट कर देते। आज कोई गवर्नमेंट बनती ही नहीं उसके बाद।
और इन सारे लोगों को रिजेक्ट होने के बाद फ्रेश लोगों को सामने आना पड़ता है, ईमानदार लोगों को सामने आना पड़ता है। तो वी विल हैव टू, इसके बाद हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करनी पड़ेगी, हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। और लास्ट में एक कविता है, अगर आप सब लोग मेरे पीछे पीछे गाएं, वो केवल 4 लाइनें हैं, बहुत ही इंस्पायरिंग कविता है। अगर आप मेरे पीछे पीछे गाएं तो मैं एक एक पंक्ति बोलूंगा और आपको मेरे पीछे पीछे गाना पड़ेगा। गाएंगे? जोर से गाएंगे? ये दिल्ली तक आवाज जाएगी कि नहीं जाएगी? ये दुष्यंत कुमार की कविता है, मैं अच्छा गाता नहीं हूं लेकिन इसके बोल बहुत अच्छे हैं। इट इज अ वेरी इंस्पायरिंग पोएम। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, पीर का मतलब होता है पेन। हमारे देश की पीड़ा, हमारे देश का पेन इतना बड़ा बढ़ गया है कि वो हिमालय जैसा हो गया है और इसको पिघलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे गाएंगे तो ये पेन नहीं पिघलने वाला। एक पंक्ति तो गानी पड़ेगी साहब। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, आज ये दीवार पत्तों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पत्तों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये है कि बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा खून चूसेंगे, वो तुम्हारे ऊपर हुकूमत करेंगे, तुम्हारे लाठियों और गोलियों से भूनेंगे। तुम चारों तरफ देखोगे कि दुश्मन तो चला गया, अंग्रेज तो चला गया, फिर ये कैसे हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। तुम अपने दुश्मन को, उस असली दुश्मन को पहचान नहीं सकोगे, क्योंकि तुम्हारी चमड़ी का रंग और उसकी चमड़ी का रंग एक जैसे होगा। ये भगत सिंह लिखता है उसमें। फांसी का फंदा चूमने से पहले वो कह करके जाता है कि देश की आज़ादी के लिए मचलने वाले मेरे देश के लाखों करोड़ों नौजवानों, उस दिन तुम आज़ादी की खुशी मनाना जिस दिन धरती को चीर करके अनाज पैदा करने वाले किसान के घर में सबसे अच्छा खाना होगा, दूध दही घी मक्खन जिस दिन होगा किसान के घर में, तब समझना। जिस दिन दूसरों का मकान बनाने के लिए ईंट के भट्ठे में कोयले की जगह अपना खून जला करके लाल लाल ईंट तैयार करके उसकी बेटी 18-18 ईंट दूसरों का मकान बनाते बनाते मर जाती, लेकिन अपने लिए एक मकान नहीं बना पाती। जिस दिन ईंट के भट्ठे में काम करने वाले मजदूर का अपना मकान बनता दिखाई पड़े तो देश को आज़ाद समझना, उससे पहले नहीं। जिस दिन कपड़ा बुन करके दूसरों को सजा देने वाले जो बुनकर हैं, वीवर्स हैं,
उनकी माँ बहन के शरीर पर अच्छा कपड़ा हो तब समझना देश आज़ाद हुआ है, उससे पहले नहीं। भगत सिंह ने 3 कसौटियाँ दी थी। आज 60-65 साल के बाद हम मुड़ के देखें तो लगता है अभी देश हमारा सही मायने में आज़ाद नहीं हुआ। कहाँ गया, कहाँ खो गया वो आज़ादी कहाँ खो गई? कुर्बानियाँ देने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी शहीदों ने। हमने पोर्चुगीजों को आंखों में खून उतर आता है, क्या इसके लिए दी थी कुर्बानी इन शहीदों ने? क्या इसके लिए फांसी के फंदों को चूमा था भगत सिंह ने? ऐसे बेईमान बैठ जाएंगे हमारा खून चूसने के लिए, हमारी धरती को उजाड़ने के लिए? आज हमारी गैरत को ललकारा है इन बेईमानों ने, भ्रष्टाचारियों ने। यदि हम आज भी चुप रहते हैं तो इससे, इस जिल्लत की जिंदगी से मौत बेहतर है। हम क्यों जिंदा हैं जब हमारी आंखों के सामने, हमारी पूरी समझ में हमारे पता लग रहा है कि अमुक लोग हैं बेईमान लोग। आज नीलेश के ऊपर जो आक्रमण होता है, उस बच्चे से हम मिल करके आए, अस्पताल के बेड पे पड़ा है, उसकी गरीब मां बेचारी उस बिस्तर के साथ खड़ी हुई रो रही है। ईश्वर की कृपा है उसकी जान बच सकती है, लेकिन ये सोचिए कि वो जो लोहे का रॉड उसके सिर पर मारा गया, उस नीलेश के सिर पर नहीं मारा गया, मेरे और आपके, हम जो सब बैठे हैं, हमारे सिर पर मारा है इन बेईमान लोगों ने। और वो दिन दहाड़े मार करके गायब हो गए। हमने प्रस्ताव पास किया, दफ्तर में जाकर के देंगे, डीजीपी महोदय को देंगे। अभी आदित्य आर्या जी जो कल इन्होंने यहाँ पर संभाले हैं, इन्होंने यहाँ पर अपना पदभार, वो आए थे, अभी उनसे हमने बात की और मैंने कहा है कि आदित्य जी आप पद तो संभाल चुके हो, आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी है नीलेश के ऊपर जिसने भी वार किया उस बदमाश को पकड़ करके और यहाँ पर हथकड़ी लगा करके इस बाजार में आप उसको पूरा घुमाओ, तब हम समझेंगे कि आप कोई पुलिस के अधिकारी बन करके यहाँ है। कोई कानून नाम की चीज है जिससे लोग डरें। अभी तो कह रहे गुमनाम लोग हैं, एनोनिमस लोग हैं, पता नहीं कौन लोग मार के चले गए। सबको पता है कौन है क्या है। खदान के भगा दिया हमने अंग्रेजों को, गोरे अंग्रेजों को भगा दिया। के अंदर सुभाष, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, हमारे बीच में बैठी हैं किरण बेदी, जिनसे डरते हैं वहां के बेईमान लोग। क्यों डरते हैं बेईमान लोग, भ्रष्टाचारी लोग? क्योंकि इनका नाम पड़ गया था बीच में क्रेन बेदी। किरण बेदी क्रेन बेदी बन गई थी। इनका क्रेन उठा लेता था। बड़े बड़े लोगों की कार गलत जगह पर खड़ी हो तो जब यह पुलिस अफसर थी तो ये क्रेन बेदी थी और क्रेन से गलत जगह पार्क कारों को उठा करके और फेंक देती थी और जुर्माना हो जाता था, सजा हो जाती थी। अभी अन्ना हजारे की फौज की सिपाही हो गई, उसकी नेता हो गई हैं, सेनापति हो गई हैं। अब इनका क्रेन चलेगा तो ये सारे माइनिंग माफिया को क्रेन से लटका लटका करके और अरब सागर में फेंकने की तैयारी करनी चाहिए। ये क्रेन बेदी आई है। अब ये नया अवतार है क्रेन बेदी का, देखना आप। अभी जैसे जैसे जन लोकपाल बिल तैयार होगा आप देखना, देश के अंदर एक एक बेटी, हमारी एक एक बहन किरण बेदी बन करके दिखाई। ये रोल मॉडल है पूरे देश के लिए। हमारे बीच में अरविंद केजरीवाल, इनकम टैक्स अफसर बनने के लिए लोग लाखों नहीं करोड़ों रुपए की रिश्वत देते हैं, उनको बना दिया जाए इनकम टैक्स कमिश्नर। इनकम टैक्स कमीशन के दफ्तर के अंदर रोज रोज होते हुए भ्रष्टाचार को देख करके इस नौजवान ने उस नौकरी को ठोकर मार करके और जनता के बीच में खड़े हो गए। ये आज के क्रांतिकारी हैं, ये आज के जिंदा शहीद लोग हैं। मैं आप लोगों को सबको बधाई देता हूं इस बात के लिए कि आपने हम सबको अपने बीच में बुला करके एक मौका दिया है बातचीत करने का, आगे के कदम तय करने का। और हम और आप कसम खाते हैं अपने शहीदों की, खाते हैं महात्मा गांधी की, खाते उन तमाम नौजवानों की जिन्होंने एक अच्छे
सुंदर साफ सुथरे हिंदुस्तान का सपना देखा और सपने को साकार करने की कीमत तक चुकाई। इसलिए आइए मेरे साथ मिलकर के एक नारा तो लगाइए। मैं कहूँगा, गांधी हम शर्मिंदा हैं, भ्रष्टाचारी जिंदा हैं। बोलेंगे आप? गांधी हम शर्मिंदा हैं। अब तो बोल नहीं रहे, आवाज जोर से लगाओ, डरो मत। इन भ्रष्टाचारियों को एक एक को गर्दन से पकड़ना है। अभी हम हिंसा नहीं करेंगे, हम कोई गोली नहीं चलाएंगे, गर्दन भी नहीं काटेंगे, लेकिन इनको अब बच के नहीं जाने देंगे। जन लोकपाल बिल बन रहा है, इसमें बड़ा से बड़ा भी नहीं छूट पाएगा। बड़ा से बड़ा कौन बताओ? प्राइम मिनिस्टर। बड़ा से बड़ा कौन होता है देश के अंदर? राष्ट्रपति। हाँ, आप चाहते हैं कि बड़ा से बड़ा छूट जाए, इसके बाहर रखा जाए? रहना चाहिए इसके अंदर। ये है देश का संकल्प जो अन्ना ने जगाया है कि देश के प्रधानमंत्री को भी जन लोकपाल के दायरे में ला करके खड़ा किया जाएगा। जजेस की कुर्सी पर बैठे हुए लोग जो दूसरों की किस्मत का फैसला करते हैं और खुद अपने भ्रष्टाचार को छिपा लेते हैं, ऐसे जजेस को क्या मौका देना चाहिए? ऐसे जजेस को सबसे पहले पकड़ करके न्याय की कुर्सी पर बैठते हो और भ्रष्टाचार करते हो, तुम कलंकित करते हो। मैं कहूंगा, आम आदमी को, किसी चोर, उचक्के, बदमाश, जेब कतरे को जो सजा मिलती है, उसके अपराध के लिए, उसके भ्रष्टाचार के लिए कोई न्याय की कुर्सी पर बैठा हुआ जज या चीफ जस्टिस पकड़ा जाए, उसको कम से कम 100 गुना ज्यादा सजा होनी चाहिए। की बात है, 5 दिन पहले वो साफ इनकार कर दिया, फिर 1.5 घंटे की मीटिंग में हम वॉकआउट करके बाहर गए और फिर अन्ना को हमने बताया पूना में, अन्ना वो नहीं मान रहे। अन्ना का मत मानने दो, मैं आ रहा हूँ 4 तारीख को और 5 से हमारे अनशन शुरू हो जाएंगे। और जब वो आए, बैठे अनशन पर, तब भी हमें बदनाम करने की कोशिश की गई। ये डेमोक्रेसी में अनशन नहीं किया जाता, ये ब्लैकमेलिंग का तरीका है, बड़े बड़े नेता बोल रहे थे। लेकिन जब अनशन का पहला और दूसरा और तीसरा दिन जब भी शुरू नहीं हुआ था, इतने में सरकार के पैर के नीचे से धरती खिसकने लगी, हवाइयां उड़ने लगी। क्यों? क्या अन्ना हजारे का कोई तेज प्रकट हो गया? कोई जादू चल गया? हाँ, देश का बच्चा बच्चा कहने लगा मैं अन्ना हजारे। और जो दूर तक नहीं जानता था अन्ना हजारे को, वो गांव में, हिंदुस्तान के कोने कोने में 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 500 शहरों में अलग अलग जगह लोग अन्ना हजारे के प्रतीक बनकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो गए। इस गोवा की धरती पर आप लोगों ने भी अपना दिखाया, अपनी ताकत का परिचय दिया। सारे देश के अंदर से खबरें आ रही हैं, अरविंद केजरीवाल को मैसेज पर मैसेज मिल रहे हैं उनके ब्लैकबेरी के ऊपर, बताते जा रहे हैं स्वामी जी 50, 100, 150, 200, 500 सब शहरों में ये सारा हो रहा है। आज हम तो देख भी नहीं पा रहे थे टीवी वगैरह, टेलीविजन, हम बैठे थे वहाँ 24 घंटे। लेकिन उधर सरकार से जब फोन आया, कहने लगे आइए आइए बात कीजिए, रात को 11 बजे बुलाया हमें। और जब बात किए तो कह लगे कोई रास्ता निकालिए, कोई रास्ता निकालिए। मैंने कहा क्यों? अभी तो 2 दिन पहले आप हमको साफ मना कर रहे थे, कोई बात नहीं हो सकती, देयर इज नो प्रेसिडेंट, कोई है नहीं तरीका सिविल सोसाइटी को शामिल करने का, अब क्या हो गया? कह लगे आप निकालिए कोई रास्ता, जल्दी कीजिए। रात को 12 बजे रास्ता निकालिए। और जब रास्ता निकाल के हमने दिया तो एक के बाद एक फटाफट हमें थोड़ा डिले करना पड़ा, 1-2 मांगे और ऐड करनी पड़ी, 2-4 मांगे फिर दूसरे दिन ऐड करनी पड़ी। ये जल्दी क्यों मान रहे हैं? ये हमको क्यों थोड़ा और देश गरमाने का मौका नहीं दे रहे? लेकिन दोस्तों, वो जो कमाल किया वो आपकी ताकत थी। मैं आज ये बात साफ कहना चाहता हूँ, कोई ये सोचे कि अन्ना हजारे के पास कोई जादू था या अरविंद केजरीवाल या किरण बेदी के पास जादू था, नहीं। कोई प्रशांत भूषण और शांति भूषण के पास जादू नहीं था, जादू था आपके पास। आप यदि उस समय घर में बैठे रह जाते और कहते भी अन्ना बैठा है, कोई मस्जिद में जाता, कोई मंदिर में, कोई गिरजाघर में, अन्ना हम तुम्हारे लिए प्रेयर कर रहे हैं, चुपचाप अपने दिल में कर रहे हैं, मन में कर रहे हैं, घर में बैठ के,
तो कुछ भी नहीं होता। अन्ना भूख से तड़प तड़प करके मर चुका होता, उसके बाद भी कई लोगों का नंबर आ चुका होता और इस देश की सरकार गहरी नींद, खर्राटे की नींद सो रही होती। इस देश के अंदर कोई हलचल, कोई परिवर्तन नहीं आता। आप लोगों का सड़कों पर आना, चुपचाप आना, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक नॉन वायलेंट तरीके से आना, वो था जिसने 65 साल के बाद हिंदुस्तान में एक जनता की शक्ति का, एक लोक शक्ति का एहसास कराया कि हमारा काम तुम्हें केवल एक बार 5 साल के लिए बटन दबा करके भेज देना नहीं है। ओ हिंदुस्तान के हुक्मरानों, यदि तुम गलत काम करोगे, तुम एक शांति के पुजारी को, एक अहिंसा के पुजारी अन्ना हजारे की बातों को अनदेखा करोगे, तो हम चुप नहीं रहेंगे। हम कम से कम सड़कों पर निकल करके तुम्हारे होश ठिकाने लगा देंगे। तुम्हारे आपके जैसे साधारण लोगों के सामने आने से सरकार हिल गई। और टीवी चैनल वालों ने, इनको में गजब का ये लगे रहते थे, पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते। ये इनके पास कैमरा होता है और इनके पास It was presented to the president. The president circulated it in the various departments of the central government. Some departments said no, the law, the way the law is made, it might contradict the Right to Information Act. Another department said that no, see the model vigilance bill provisions, the jurisdiction will overlap. Somebody else will say no, you have given powers of contempt over there, the judiciary may not like. The net result of all this was nothing happened. It was lying in cold storage for a long time. It is only after the Jana Lokpal Vidhayak movement started, we also remembered it. We were also sleeping a long time. The activists in Goa, unfortunately. We started taking up, and then the government started saying, no, we'll do something about it. What they said they would do about it. What they did was, they said, no, we are going to withdraw that bill. Now, what was the necessity of withdrawing that bill? Justice Hegde was here some days ago. He said that all that you have to do is amend that law. You don't have to withdraw a bill. If you withdraw a bill, then you make a fresh bill, it will take ages. After you make a bill, then again you will give it to the governor. Governor will send it to the president. President will give it to the different government departments, etc., etc. Then it will be notified. Then the rules are not made. It is a non-ending process. Till the Jan Lokpal Vidhayak is there to solve our problems, we would love to have a Lokayukta in Goa. This is a fight against corruption. Corruption is not something, a theoretical subject. It touches us, everybody. If you want a ration card, we have to pay a bribe. If you want some license, you have to pay a bribe. If you want to get a job, you have to pay a bribe. So this is an everyday issue. And we will not lose our courage. Anna Hazare has shown us the way. You will be wondering and you will be asking, where is Anna Hazare? Where is the man in whose name we called you? Anna Hazare is there in your hearts. Some days back, you all took an oath all over Goa with those candles lit in your heart, and you were saying, I am Anna Hazare. There is an incarnation of Anna Hazare in me. The time has come to prove that you are really Anna Hazare. If due to some dire health reasons, the man is plus 70 and is struggling not only against corruption, he is struggling not only against government, he is also struggling against an ill health. If due to those constraints, he has not been able to reach, I think all of us have to rise to the occasion and really prove the oath that we have taken, that yes, I am Anna Hazare. For the hundreds and thousands of, on behalf of the hundreds and thousands of Anna Hazares who are scattered in Goa, I welcome here Kiran Bedi ji, Swami Agnivesh ji and Arvind Kejriwal ji. Swami like to come. If the Lokpal was there, if the Lokayukta was there, this Nilesh of ours, he would have gone to the Lokayukta and said, look, there is a lot of corruption in the Kavrem mines. There is an unholy nexus between politicians and mine owners. And he would not have had to face the kind of treatment that has been there. What a waste of fine blood of my fellow Indians was there. Now this is the reason. To save further drops of blood from spilling, we need the Lokpal Vidhayak, the Jana Lokpal Vidhayak at the center, and we also need the Lokayukta in Goa. Lokpal is for the center. In the bill which they are drafting, they will also draft the Lokayukta. They will make provisions for the Lokayukta. But till that bill comes, till that bill becomes a law, we would like to have our Lokayukta very much functional. As we have been saying it through the press, we had another law, the Public Man's Inquiries into Corruption Act. And under that act, there was a commission.
In that commission, there were some ex-judicial authorities also appointed. When they retired, instead of appointing new members on the commission, government straightway rescinded that commission, saying that we are going to appoint an Lok Ayukta in Goa. They never appointed the Lok Ayukta, and that commission was also gone. So we were neither here and we were neither there. What was left was only the Prevention of Corruption Act 1988, which was a very slow mechanism. Nobody was expecting justice under that act. Then they should have brought in that Lok Ayukta if they were promising. What did they do? They passed an assembly. तो आपको ये प्लान अपने व्यूज दीजिए कि what will be your plan for the coming year. So friends, this is very vital unless you consider this as your self-respect. Finally, the last word is a youth movement for Goa. It's exceedingly important. जिसकी youth, college की youth, 12वीं क्लास की youth, यूनिवर्सिटी की youth एक अपने स्टेट की डेवलपमेंट के साथ और फ्यूचर के साथ जुड़ती नहीं, वो डेवलप नहीं हो सकता है. And in Germany and in other countries, there is a plan. Nobody can finish their graduation without doing 1 year of community work, 1 year of community service. Youth has to perform before they get a degree. What could be our plan? Our education department has not given us this. Education department, if gives us this, do you know what will happen? हमारे पास एक यूथ का कम्युनिटी सर्विस का नया कल्चर बनेगा. और मुझे अभी मैं जब वास्को में एक आपसे पहले मीटिंग में कर रही थी तो मुझे पूछा किसी ने कि यूथ क्या कर सकती है, यूथ कैसे जुड़ सकती है. हाँ, यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए. मैंने कहा यूथ को पॉलिटिक्स में आने से पहले बिफोर द यूथ एंटर्स पॉलिटिक्स, यूथ शुड बी एंटरिंग कम्युनिटी सर्विस. यूथ शुड बी डूइंग सोशल सर्विस. It is through social service which politically you will become politically aware and you will like to join politics. That means you will not join politics for money. You will join politics for a greater service. Service through the state power. At the moment when you do community service, you do it for the love of it. You do it because your heart gives you. Heart tells you to do it. But when you join politics, then you will do social service through the state power. And that will give you enhanced power to do more. But you doing without social service, joining politics, your priority will be only to make money and nothing else because you've never done social service. So friends, I would urge you that the youth of Goa could lead this country. You are literate youth. You are alive youth. You are vibrant youth. You are healthy youth. You are full of energy youth. Look at the way you do music. Look at the way you do your carnivals. You are a vibrant youth. And from the youth, I would urge the girls to lead. If the girls could lead these movements, if they could lead these movements against anti-corruption, I'm telling you, you will be the change agent for Goa. जब तक आपकी यूथ नहीं आगे आएगी और यूथ में भी लड़कियां भी आगे नहीं आएंगी और लड़के और लड़कियां मिलके काम नहीं करेंगे इन करप्शन के खिलाफ और भी कई ईवल्स जो आ रहे हैं आपके लीडर्स चीट करते जाएंगे और आपको धोखा देते जाएंगे. मेरी रिक्वेस्ट ये है, जैसे मैंने इस मूवमेंट में ज्वाइन करने से पहले यही सोचा था कि दिस इज माय मूवमेंट, इट इज फॉर माय सेल्फ रिस्पेक्ट, इट इज फॉर माय सेल्फ एस्टीम, इट इज फॉर माय मनी. आई विल प्रोटेक्ट माय मनी, आई विल प्रोटेक्ट माय सेल्फ रिस्पेक्ट, आई विल सी दैट आई एम नॉट चीटेड. एंड आई करते इतनी मूवमेंट हो गई और उसमें फिर जो त्याग मिलना है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए त्याग तो देना पड़ता है, तो ये मैंने अपना त्याग दिया. हमने तब से रेस्ट नहीं किया. अक्टूबर से लेके अब तक वी बीन गोइंग टू सिटी. गोवा तो अब की बारी अब आई है. नेक्स्ट वीक वी आर इन गुवाहाटी, देन वी आर इन बैंगलोर, एंड देन वी आर इन भुवनेश्वर, एंड देन वी आर इन अहमदाबाद. We are going on and on to raise awareness amongst the youth and citizens of that city. कि सिटी को अपनाओ, सिटी को इस जिम्मेवारी को खुद लो. और जैसे उसने कहा अरविंद ने कि ये दिस इज नॉट जस्ट अ नेशनल मूवमेंट, इट इज ऑल्सो स्टेट मूवमेंट. क्योंकि अगर स्टेट में सेंटर में जन लोकपाल बिल आ गया सही तो लोक आयुक्त को बेनिफिट होगा. लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको भी बनाना है और आपको भी अपने पॉलिटिशियंस के साथ अपने आप को एंगेज करना है. यू हैव टू एंगेज सो दैट यू बिकम एन एनलाइटेंड यूथ एंड यू मस्ट होल्ड मीटिंग्स लाइक दीज once a month where the public meets on issues as to what has happened on policing, what has happened on anti-corruption. I think you need to have these goshtis on a regular basis so that you stay united.
civil society must stay united. It doesn't have to become political. You may vote for anybody, but civil society united for civil causes will be the balancing factor between political parties who have own agendas. Our agenda would be national city causes, state causes, and national causes. My friends, this last but not the least, let me tell you, the moment this country will be honest for the next 4 or 5 years, we will be able to pay back our debts. India will have the money to return all the debts to IMF or the World Bank. Don't you all want this? Don't you all want to leave a generation which has no debts on its head? Don't you want it? आप नहीं चाहते कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ऋण मुक्त करके जाएं? नहीं चाहते कि चाहते हैं? That is the way. Then the answer is we must join hands as civil society, understand कि हम लोग जो लड़ रहे हैं किस लिए लड़ रहे हैं, and we must put the pressure unitedly. इसमें बांटना नहीं अपने आप को into Hindu, Muslim, Sikh, Isai, or into caste or creed or into villages. The youth now should do village movements. Go and explain this Jan Lokpal bill. Go and explain the Lok Ayukt. Go and explain कि गोवा को क्यों लोक आयुक्त आ जाना चाहिए इस इलेक्शन से पहले, and go and explain कि हमने कौन से एमएलए को वोट क्यों देना है और उसे क्या डिमांड करना है ताकि हम उस पर नजर रखें. आपने हमें इतना प्यार दिया, इतना इज्जत मान दिया, मैं आपकी बहुत very very grateful to you, and I wish and pray Goa succeeds. I love Goa. I've loved Goa. I loved working in Goa, and I love coming back to Goa. Wish you all the very best, and God bless Goa. Thank you. Thank you, Kiranji. Kiranji, see there the banner of Youth for Goa. They are here to reassure to you that your dreams will come true. Friends, like Madam Kiran Bedi, we had another honest police officer in Goa. His name was Aditya Arya. In 1984, he was here as the Superintendent of Police. He has returned now as the Director General of Police. I have no hopes from the politicians of Goa, but on behalf of you all, I would urge to him, we'll be giving to him that representation which Kiran Bedi, Swami Agnivesh and Arvind Kejriwal has already signed. But I would tell him on your behalf, 3 things first. By tomorrow morning, please go and visit Nilesh in the hospital. Take him to the VIP room and give him Z security. The battle for corruption has begun. When we were organizing this program, almost 20 general secretaries from different colleges have met us, and they have pledged to us that when the colleges reopens, the grandest over student morcha in Goa come out in support of India against corruption. India against corruption, Zindabad. Thank you. Good night. Dev Bare Karu. Thank you.